तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में गंडीपेट के मधु रुज पार्क अपार्टमेंट के हवाले से एक अहम बयान देते हुए वाज़ेह किया है कि हुकूमत को इस जमीन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी सरवूर प्रोजेक्ट के लिए मरकज की जानिब से 98 एकड़ जमीन फराहम की जा रही है और मजीद 100 एकड़ सरकारी जमीन पहले से दस्तयाब है, लिहाजा इस अपार्टमेंट की जगह न लेने से मंसूबे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीर आला ने खबरदार किया कि ये इमारत बफर जोन में वाक़ है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में यहाँ रहने वाले अफराद को शदीद कानूनी और माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक इस मकाम की कानूनी हैसियत मशकूक होने की वजह से मालिकान इसे ना तो बेच सकेंगे और ना ही कोई इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाएगा, जिससे ये सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर बेसूद साबित होगी। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि हुकूमत ने सिर्फ वहां के मकीनों को दरपेश मसाइल से आगाह किया था और किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा, लेकिन बफर जोन की खिलाफ वर्जियों पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो ऐसी जायदादों में सरमायाकारी करने से पहले तमाम हिफाजती और कानूनी पहलुओं का बगौर जायजा लें ताकि मुस्तकबिल में नुकसान से बच सके। इस बयान ने रियल स्टेट के हलकों और वहां के रिहायशियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ये बराह रास्त जायदाद की कदर और कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान खड़ा करता है। అపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన బాధితులు ఆపండి ఆపండి అంటారు. మేము అడగనే లేదు, మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తున్నాం. మీకు సమస్య ఉంది, సమస్యని ఎట్లా కావాలనో చేయండి అని అంటే మీరు దాన్ని ప్రచారం కోసం వాడుకోకండి. ఈ రోజు ఆడ గాంధీ సరోవర్ కట్టడానికి 98 ఎకరాలు డిఫెన్స్ ల్యాండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అధ్యక్ష. టూరిజం దగ్గర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఇంకొక 100 ఎకరాల ల్యాండ్ దాదాపు ఉంది. ఆ అపార్ట్మెంట్స్ ల్యాండ్ తీసుకోకపోయినా ప్రభుత్వానికి ఆ ప్రాజెక్టుకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఆ ప్రాజెక్టులో ఆ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న మిత్రులకు నేను చెప్పేది ఒకటే, 2005-6లో మీరు పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నప్పుడు అది చిన్న నాలా కింద చూపించి 9 మీటర్ల బఫర్ జోన్ చూపించి మీరు అనుమతులు తెచ్చుకున్నారు. 2012లో 2016లో బఫర్ జోన్ 50 మీటర్లకు, అది మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతం కాబట్టి 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ డిఫైన్ అయిపోయింది. 50 మీటర్ల ప్రకారం మార్క్ చేస్తే సగం అపార్ట్మెంట్స్ ఈరోజు బఫర్ జోన్లో ఉన్నాయి. రేపు భవిష్యత్తులో అది కొనుక్కోవడానికి అమ్ముకోవడానికి పనికిరాదు. రేపు భవిష్యత్తులో ఏమీ చేసుకోలేరు, మీకు నష్టం జరుగుతుందని మాత్రమే చెప్తున్నాము. వాళ్ళకి ఇష్టమైతే ఆ ల్యాండ్ ప్రభుత్వ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం ఇప్పుడు చేస్తే వాళ్ళకు నష్టపరిహారం ఇచ్చి ప్రత్యామ్నాయం చూపించడానికి మాకు అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష. ఎవరిని నిరాశ్రయులను చేస్తలేము అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर शहरी रसद उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि फिलिपाइन को बरामद किए जाने वाले चावल के मामले और प्रेमचंद गर्ग के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है और उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। वजीर मौसूफ ने वजाहत की कि फिलिपाइन ने पैदा होने वाले बाज़ अंदरूनी तनाज़ात और वहां की मकामी पॉलिसियों की वजह से काकीनाडा की बंदरगाह पर चावल की तरसील आर्जी तौर पर रुक गई थी। उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि फिलिपाइन की हुकूमत ने तेलंगाना से भेजे जाने वाले चावल के मेयार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसकी दरामद के लिए बाकायदा मंजूरी दे दी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपोजिशन के इन दावों को मुस्तरद कर दिया, जिनमें इस तिजारती मामले को किसी फर्द वाहिद के फायदे से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि चावल की बरामदात मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से और बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अंजाम दी जा रही हैं ताकि रियासत के किसानों को फ़ायदा पहुंच सके। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना का चावल अपनी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से आलमी मंडियों में अपनी शनाख्त बना रहा है और मुस्तकबिल में भी बरामदात का सिलसिला जारी रहेगा। इस बयान के जरिए हुकूमत ने इन तमाम अफवाहों का खात्मा कर दिया है जो गुज़िश्ता चंद दिनों से चावल की बरामद के हवाले से गर्दिश कर रही थी। No other state in the country has exported to Philippines. Adhe vidhanga, this is the highest price ever obtained for rice exports from India to Philippines. Adhe vidhanga adhyaksha, nenu malli try chesta. Meeku evaru mee interest undochu, meer evaru mee recommend చేసిండ్రు, మీరు చేసిండ్రు, టెలిఫోన్లో ఫోన్ చేసి చెప్తే దాన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తారు. ఆయన అడుగుతున్నాడు చెప్తున్నా, ఆయన ఒక మనిషిని సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ పంపించి ఆ ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ బదులు వాళ్ళ వ్యాపారం అని చెప్పిండు. యూ షుడ్ నాట్ రైజ్, యూ షుడ్ నాట్ డూ దిస్, యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్కామ్, యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్కామ్. అధ్యక్ష హరీష్ రావు గారు, ఇటువంటి విషయాలు నార్మలీ
హౌస్లో ప్రస్తావించాను నేను. బట్ మీరు చేసి మళ్ళా ఇంకో తప్పు చేస్తే బాగుంటుందట. ఎంక్వైరీ ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ కూడా అన్ని ఎంక్వైరీలు చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు దానికి. అధ్యక్ష, ప్రేమ్ చంద్ గర్గ్ అనే వ్యక్తికి ఫిలిప్పీన్స్ రైస్ ఎక్స్పోర్ట్కి ఏమీ సంబంధం లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతి గింజ కొనుగోలు చేయడానికి వీఆర్ కమిటెడ్. సన్న బియ్యానికి 500 రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వడానికి అవర్ గవర్నమెంట్ इज कमिटेड. थैंक यू. तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास के दौरान इस वक्त हंगामा आराई देखी गई जब भारत राष्ट्र समिति के अरकान ने रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल पर हुकूमत के रवैये को धोखाधड़ी और गफलत करार देते हुए ऐवान से वॉकआउट किया. बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत पेंशन के फवाइद, तनख्वाहों पर नजरसानी कमीशन (पीआरसी) की सिफारिशात और महंगाई अलाउंस (द) के वाजिबात अदा करने में जानबूझ कर ताखीर कर रही है. उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के जायज मुतालिबात और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम (सीपीएस) जैसे अहम मसाइल पर हुकूमत का जवाब गैर तसल्ली बख्श है, जिससे लाखों रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन में बेचैनी फैली हुई है. दूसरी जानिब नायब वजीर आला भट्टी विक्रमारुका ने उन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने साबिका दौर के कई बकायाजात क्लियर किए हैं और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं. अपोजिशन ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी नाकामियों का मलबा पिछली हुकूमत पर डालकर जिम्मेदारी से बचना चाहती है. एहतजाज करने वाले अरकान ने मुतालबा किया कि मुलाजमीन के तमाम मालियाती हुकूक फौरी तौर पर बहाल किए जाएं और पेंशन की अदायगी में हाइल रुकावटें दूर की जाएं. इस वॉकआउट के बाइस असेंबली की कार्रवाई में कुछ देर के लिए खलल पड़ा और अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की. అధ్యక్ష, గౌరవనీయులు భట్టి గారు, మేము అడిగిన ఏ ప్రశ్నకు కూడా సూటిగా సమాధానం చెప్పలేదు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మానవీయ కోణము అనేటువంటిది భట్టి గారి మాటల్లో కనబడుతుంది తప్ప చేతల్లో ఎక్కడ కనబడతలేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మేము ఈరోజు సూటిగా 5 డిఏలు ఎప్పట్లోకి ఇస్తారు, పీఆర్సీ ఎప్పట్లోకి అమలు చేస్తారు, సిపిఎస్ ను ఎప్పట్లోకి అమలు చేస్తారని సూటిగా అడిగాం అధ్యక్ష. వారు ఎంతసేపు గత ప్రభుత్వం మీ గవర్నమెంట్ వచ్చి 2.5 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఇంకా గత ప్రభుత్వం మీదనే పడి ఏడుస్తారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మా ప్రభుత్వ హయాంలో 88,000 మంది ఉద్యోగులు రిటైర్ అయ్యారు. ఇయర్లీ కూడా లెక్క చెప్పమంటే చెప్తా. బీఆర్ఎస్ 9 ఏళ్ల కాలంలో 88,000 మంది ఉద్యోగులు రిటైర్ అయితే వారందరికీ పెన్షన్ బెనిఫిట్లు మేము ఇచ్చాము. మీరు ఎప్పట్లోకి ఇస్తారో చెప్పండి. సో ఈ ప్రభుత్వం పెన్షన్ బెనిఫిట్లు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఇవ్వడం పట్ల, పీఆర్సీ డిఏ విషయంలో, సిపిఎస్ విషయంలో ఉద్యోగుల పట్ల మోసపూరిత వైఖరికి నిరసనగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున తీవ్రమైన నిరసన తెలియజేస్తూ వాకౌట్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले रुकन असेंबली दीनम नागेंदर की नाअहली से मुताल्लिक एक अहम दरख्वास्त पर समाअत करते हुए स्पीकर असेंबली और मुताल्लिका एमएलए को नोटिस जारी की है. भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली इलेटी महेश्वर रेड्डी ने स्पीकर के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें दीनम नागेंदर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की गई थी. अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने दलील दी कि दीनम नागेंदर ने बीआरएस के टिकट पर इंतखाब जीता था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इसी पार्टी की जानिब से पार्लिमानी इलेक्शन भी लड़ा, जो कि इन्हिराफ मुखालिफ कानून की सरी खिलाफ वर्जी है. हाई कोर्ट ने इस मामले की हसासियत को देखते हुए स्पीकर और दीनम नागेंदर को अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी है, ताकि मामले की मुकम्मल छानबीन की जा सके. इस कानूनी रस्साकशी ने रियासत की सियासत में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है, क्योंकि कई दीगर मुनहरिफ अरकान की रुकनियत भी इसी तरह के खतरात से दोचार हो सकती है. अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुकदमे की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है, जिस पर अब सब की नजरें जिमी हुई है. इस फैसले से ये वाज़ेह होगा कि आया सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले अरकान असेंबली अपनी रुकनियत बरकरार रख पाएंगे या उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ेगा. रियासत तेलंगाना में हज 2026 की तैयारियां सरकारी तौर पर शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आज़मीन हज की सहूलत और सेहत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है. हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना खुसरो पाशा ने हैदराबाद के मुख्तलिफ हस्पतालों का दौरा करके तिब्बी इंतजामात और आज़मीन के लिए फराहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लिया. इस मौके पर उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि आज़मीन हज को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और उनके तमाम तिब्बी टेस्ट बरवक्त मुकम्मल किए जाएं.
हैदराबाद में आज़मीन हज के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है ताकि सऊदी अरब रवानगी से कबल तमाम शुरका की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। मौलाना खुसरो पाशा ने हज हाउस में जारी कामों का मुआयना करते हुए मुताल्लिका अमले को तंदही से फ़राइज़ अंजाम देने पर जोर दिया ताकि आज़मीन का सफ़र मुबारक और पुरअमन रहे। महकमा सेहत के ताउन से आज़मीन के लिए खुसूसी मालूमाती सेशंस भी मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिन्हें उन्हें दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर और तिब्बी मशवरों से आगाह किया जा रहा है। उन इक़दामात का मकसद तेलंगाना से जाने वाले आज़मीन हज को बेहतरीन इंतज़ामात फ़राहम करना है ताकि वो अरकान हज की अदायगी मुकम्मल यकसुई के साथ कर सके। हैदराबाद में श्री राम नवमी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक अहम जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें सिक्योरिटी के इंतज़ामात का तफसीली मुआयना किया गया। साल 2026 के इस बड़े जुलूस के पेश नज़र शहर के हसास इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात करने का फैसला किया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे और ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल न पड़े। कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि CCTV कैमरों के जरिए जुलूस के पूरे रास्ते की सख्त निगरानी की जाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों को तैयार रखा जाए। इजलास में ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर नज़र रखने की हिकमत अमली भी वज़ा की गई है ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। पुलिस इंतज़ामिया ने अवाम और मुंतज़मीन से अपील की है कि वो कानून की पासदारी करें और पुरअमन माहौल में इस मजहबी तकरीब को मुकम्मल करने के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। CV आनंद ने वाज़ेह किया कि इश्तिआल अंगेज़ी या कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शहर भर में चेक पोस्टों पर तलाशी का अमल तेज़ कर दिया गया है। उन जामे हिफाजती इक़दामात का मकसद हैदराबाद की गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखते हुए अक़ीदतमंदों और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया जब भारतीय जनता पार्टी BJP के रहनुमाओं और कारकुनों ने रियासती बजट के खिलाफ असेंबली का घेराव करने की कोशिश की। BJP कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर की 6 ज़मानतों को नाफिज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है और मौजूदा बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए मुतालबा किया कि वदा खिलाफी बंद की जाए और नौजवानों और किसानों को उनका हक दिया जाए। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए असेंबली के गिर्द व नवा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए थे और कई अहम BJP रहनुमाओं को मुख्तलिफ मकामात पर हिरासत में ले लिया ताकि वो ऐवान तक न पहुंच सके। BJP ने ऐलान किया है कि वो उन अधूरे वादों और बजट की खामियों के खिलाफ अपनी तहरीक को मजीद तेज करेगी और रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की वजह से शहर के मरकज में ट्रैफिक का निज़ाम दिरहम बरहम रहा और कई घंटों तक बेचैनी की लहर दौड़ी रही। हुकूमत की जानिब से एहतजाज को ताकत के जरिए दबाने की कोशिशों पर BJP ने सख्त बेरहमी का इजहार करते हुए इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। रियासत तेलंगाना के ज़िला राजना सिरसला की ज़िलई अदालत को नामालूम अफराद की जानिब से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये तहदीदी पैगाम अदालत की ऑफिशियल ईमेल ID पर मौसूल हुआ, जिसमें इमारत के अंदर बम नस्ब करने का दावा किया गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और स्पेशल स्क्वाड ने फौरी तौर पर अदालत की इमारत को अपने घेरे में ले लिया और तमाम जजों, वकला और अमले को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डाग स्क्वाड की मदद से अदालत के हर कमरे और गोशे की बारीकी से तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी खतरे को टाला जा सके। इब्तिदाई तौर पर इसे किसी शरपसंद की जानिब से की गई एक फर्जी कॉल ईमेल तस्वुर किया जा रहा है, ताहम पुलिस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। साइबर क्राइम पुलिस की एक खुसूसी टीम इस ईमेल के IP एड्रेस का सुराग लगा रही है ताकि इस बुज़दिलाना हरकत के पीछे छुपे असल मुल्ज़िमान को बेनकाब किया जा सके। इस वाक़ये के बाइस अदालती कार्रवाई मुअत्तल रही और अवाम में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है, जबकि ज़िला भर में सिक्योरिटी के इंतज़ामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं।
रंगारेड्डी जिला के शादनगर इलाके में वाक़े कोथोर पेट्रोल पंप के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा इस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार टुप्पर लारी ने सामने से जाने वाली कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार बुरी तरह पचक गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार में सवार मुसाफिरों को गाड़ी के मलबे से निकालने में मकामी लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक 2 अफराद की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लारी को कब्जे में ले लिया है और फरार होने वाले लारी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। मसरूफ शाहराहों पर टुप्पर लारियों की बेलगाम रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर आम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। हुक्काम ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया है और ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए क्रेन की मदद से मुतासिरा गाड़ियों को सड़क से हटा दिया गया है। हैदराबाद के पंजागटा पीवीआर सिनेमा में रणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर 2 की नुमाइश के दौरान इंतजामिया की एक फाश गलती ने तमाशाइयों के दरमियान शदीद हंगामा खड़ा कर दिया। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में खराबी या गफलत की वजह से एक ही वक्त और एक ही स्क्रीन के लिए फिल्म के तेलुगु और हिंदी वर्जन के टिकट एक साथ फरोख्त कर दिए गए। जब फिल्म शुरू हुई तो हाल में मौजूद तमाशाइयों के दरमियान इस वक्त तल्ख कलामी शुरू हो गई, जब कुछ ने तेलुगु में फिल्म दिखाने का मुतालबा किया जबकि दीगर हिंदी वर्जन पर बज़िद थे। इस सूरत-ए-हाल ने स्क्रीन के सामने एक तरह की कशीदगी पैदा कर दी और दोनों ग्रोहों के दरमियान तकरार बढ़ने लगी, जिससे फिल्म की नुमाइश रोकनी पड़ी। सिनेमा इंतजामिया इस अफरातफरी को संभालने में नाकाम रही, जिस पर नाराज तमाशाइयों ने अपनी रकम की वापसी और बदइंतजामी के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज कराया। पुलिस को भी इस मामले की इत्तला दी गई ताकि सूरत-ए-हाल को मजीद बिगड़ने से रोका जा सके और मुश्तइल हुजूम को पुरअमन किया जा सके। इस वाक़ये ने बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स के बुकिंग सिस्टम की शफ़ाफियत और तकनीकी महारत पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। ఇవాళ మేము పీవీఆర్ నెక్స్ట్ గ్యాలరీలో తెలుగు వర్షన్ దురంధర్ మూవీ బుక్ చేసుకున్నాం. కానీ బుక్ మై షోలో దురంధర్ మూవీ తెలుగు వర్షన్ టికెట్స్ రిలీజ్ చేశారు. డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే సేమ్ టికెట్స్ ని హిందీ వర్షన్ కూడా అమ్మేశారనమాట. సో ఇంకా ఆ థియేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫుల్ రచ్చ తెలుగు షో క్యాన్సిల్ అయిందని చెప్తారు, బట్ ఆడియన్స్ ఎవరు నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ టు టేక్ రిఫండ్ అన్నమాట. సో ఇంకా అక్కడ గోల చేశారు. ఒకటే టికెట్ హిందీ వర్షన్ కి తెలుగు వర్షన్ కి ఇద్దరికి సేల్ చేశారు. మంచి ఫన్ అన్నమాట, ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. हैदराबाद के आउटर रंग रोड एओर पर नरसंगी और टीएसपीए जंक्शन के करीब पेश आने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा इस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी एक डीसीएम गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में कार में सवार एक मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दीगर 3 अफराद को खून आलूद हालत में इलाज के लिए करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाया और ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया, जो इस वाक़ये की वजह से काफ़ी देर तक मुतासिर रही थी। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि कार की हद से ज़्यादा रफ्तार और ड्राइवर का कंट्रोल खो देना इस हौलनाक तसादुम की बुनियादी वजह बनी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुतवफ़्फ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने भेज दिया गया है।
आउटर रंग रोड पर तेज रफ्तारी के बाइस बढ़ते हुए हादसात ने एक बार फिर मुसाफिरों की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। हैदराबाद के इलाके मस्ट टैंक में वाक़ विजयनगर कॉलोनी के अशरूती मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अचानक आग लगने से शदीद खौफ व हरास फैल गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये आतिशज़दगी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एयर कंडीशनर (एसी) के धमाके के बाइस पेश आई, जिसने देखते ही देखते इमारत के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों, उनके तीमारदारों और तिब्बी अमले में भगदड़ मच गई। ताहम इंतजामिया ने फौरी तौर पर मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर अनथक जिदोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया और खुशकिस्मती से इस वाक़ये में अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। धुएं के बादल दूर दूर तक देखे गए, जिसकी वजह से आसपास की इमारतों को भी एहतियाती तौर पर खाली करवा लिया गया था। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम अब इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया अस्पताल में आग से बचाव के तमाम हिफाजती आलात फ़आल थे या नहीं। इस हादसे ने शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कायम अस्पतालों में बरक़ी आलात की देखभाल और सिक्योरिटी के इंतजामात पर एक बार फिर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के बाहर इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया जब CITU की क़ियादत में सैकड़ों आंगनवाड़ी असातिज़ा और मददगारों ने अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा करे, रिटायरमेंट के फ़वाइद फराहम करे और मुलाज़मतों को मुस्तकिल करने के देरीना मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल करे। एहतजाज के दौरान जब ख़वातीन ने कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोक दिया, जिसके नतीजे में दोनों फरीक़ैन के दरमियान सख्त धक्कम-पेल और हाथापाई हुई। सूरत-ए-हाल बिगड़ती देखकर पुलिस ने कई मुज़ाहिरीन को ज़बरदस्ती हिरासत में ले लिया और उन्हें सरकारी गाड़ियों के ज़रिए सूबेदारी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। आंगनवाड़ी कारकुनों ने हुकूमत पर वदा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जब तक उनके जायज़ मुतालिबात पूरे नहीं होते, उनकी तहरीक जारी रहेगी। इस वाक़ये के बाइस कलेक्ट्रेट के आसपास सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और ट्रैफिक की आमद और रफ्त में भी खलल पड़ा, जिससे आम शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। करीमनगर 2 टाउन के सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और उनकी अहलिया दिव्या की एक के बाद दीगरे खुदकुशी के वाक़ये ने पूरे इलाके को गमज़दा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 30 साला दिव्या ने शदीद पेट के दर्द से तंग आकर अपने शौहर और वालिद को फ़ोन करने के बाद इंतहाई कदम उठाया और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। जब दिव्या की मैयत उनके आबाई गांव सीतुमपेट ले जाई गई तो वहां मौजूद रिश्तेदारों और देहातियों ने चंद्रशेखर को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनके ससुर ने उन्हें बचाकर एक कमरे में बंद कर दिया। चंद्रशेखर अपनी अहलिया की जुदाई और रिश्तेदारों के तानों से शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला थे और मुसलसल ये कह रहे थे कि उनकी बीवी उनकी वजह से चली गई और वो भी अब जीना नहीं चाहते। इसी ज़हनी तनाव के आलम में चंद्रशेखर ने अपने ससुराल में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उनकी तदफीन भी इसी जगह की गई जहां उनकी अहलिया को सुपुर्दन खाक किया गया था। महज 5 दिनों के अंदर वालिदैन के इस अलमनाक साए से महरूम होने के बाद उनके 2 मासूम बच्चे यतीम हो गए हैं, जिनका मुस्तकबिल अब तारीक नजर आ रहा है। इस वाक़ये ने समाज में ज़हनी सेहत और ख़ानदानी दबाव के संगीन असरात पर एक नई बहस छेड़ दी है और हर आंख इस अलमनाक अंजाम पर अश्कबार है।
हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में एक 26 साला नौजवान सैयद लईक के वहशियाना कत्ल ने पूरी बस्ती में खौफ व हरास फैला दिया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक नामालूम हमला आवरों ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में इस नौजवान को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इस लर्जा खेज वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। मकामी बाशिंदों ने बढ़ते हुए जराइम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के फुक़दान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हस्पताल मुंतकिल कर दिया है और कत्ल की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त की कोशिशें जारी हैं ताकि उन्हें जल्द अज जल्द कानून के शिकंजे में लाया जा सके। इस अचानक वारदात ने शहर के पुरअमन माहौल को मुतासिर किया है और मुतासिरा ख़ानदान इंसाफ के लिए दहाई दे रहा है। ग्रेवयार्ड था, वहाँ पे लईक बल्कि जो इसकी उम्र 30 साल है, उसको नजीबुर रहमान, आदिल और मुजीब मामला बल्कि 3 लोग और थोड़े लोग मिलके उसको मार के, चाकुओं से मार के उसका मर्डर करे। वहाँ पे उसका पूरा ब्लड में गिर गया तो उसकी बॉडी वैसी इनका पता के वैसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा और इसके बारे में तहकीकात चल रहा। अभी इसके पीछे अभी कौन कौन लगे उनको सुबह पकड़ के उसकी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो प्रीवियस एनिमिटी है, मालूम करेंगे क्या है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि बीजेपी का पूरा मालियाती ढांचा एडनी ग्रुप पर मुनहसर है। उन्होंने दावा किया कि वजीर आज़म ने मुल्क के अहम असासे बशमूल बंदरगाहें, हवाई अड्डे, सीमेंट कंपनियां, शमसी तवानाई और हुआ से बिजली पैदा करने वाले मंसूबे और तमाम बुनियादी ढांचा एडनी के हवाले कर दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक अमरीका में एडनी के खिलाफ दर्ज मुकदमा दरअसल नरेंद्र मोदी को बराह रास्त धमकाने का एक जरिया है ताकि उन्हें काबू में रखा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका का यह वाज़ेह पैगाम है कि अगर मोदी ने आलमी सतह पर किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी मुदाखलत की तो उन्हें संगीन नताइज भुगतने होंगे। अपोजिशन लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए ये चौंका देने वाला दावा भी किया कि ट्रंप ने मोदी का सियासी करियर ख़त्म करने की धमकी दी है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की दौलत चंद हाथों में मरकूज होकर रह गई है, जिससे कौमी सलामती और मईशत को खतरात लाहक है। उनके इस तीखे बयान ने मुल्क के सियासी हलकों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है और हुकूमत से उन तमाम इल्ज़ामात पर वजाहत तलब की जा रही है। और अदानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी और बीजेपी का जो पूरा फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, यह अदानी है। अदानी आम कंपनी नहीं है, इस बात को आप समझिए। अदानी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनका स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सिस्टम है। पोर्ट पकड़ा दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सीमेंट की कंपनी दे दी, मुंबई का एयरपोर्ट उठा के दे दिया, सोलर पावर, विंड पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा इस व्यक्ति को दिया। क्या लगता है आपको, यह काम फ्री में हो रहा है क्या? फ्री में हो रहा है? नहीं, फ्री में नहीं हो रहा। और इस कंपनी पर अमेरिका में कोर्ट केस लगा दिया और मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया। वो कोर्ट केस अदानी को धमका नहीं रहे, वो मैसेज मोदी जी को गया है कि ज्यादा उठपटांग की
हिंदुस्तान के लोगों के साथ ड्रामा करना है कर लो, हमारे साथ ड्रामा किया ना तूने, फिर देखना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में भाई। पैसा कहां गया, कहां से कहां गया, कैसे जाता है, कब जाता है, सारा हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कह दिया